तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज हर एक मतदाता जागरूक अपने मताधिकार का प्रयोग करता, अपनी सरकार चुनने का हक जो उसे मिलता है 5 साल में एक बार, उसका बखूबी उपयोग कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये लगातार आंकड़े आपके सामने हैं। कुशीनगर में 23% मतदान हुआ है। समस्या पूरी नहीं हुई है, वो पूरा करेंगे, जनता को खुश करेंगे। मृत्यु के बाद मेरे पति का अपमान हुआ। अखिलेश जी ने हमको बहुत सम्मान दिए कि तुम्हारे 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं। अब इससे अधिक क्या बोलना, हम जीत रहे हैं। जिसको दिए वो जीतेगा। जी जी, अपने पार्टी के लिए क्या कहेंगे मंत्री जी? अब पार्टी की लाज मत करो, पार्टी जीत रही है हर जगह। जो अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? साइकिल पर वोट दें। पूर्वांचल के जो 153 सीटें हैं, उन सीटों में हम लगभग 125 सीट जीत रहे हैं पूर्वांचल में, जिसका आपने जब रसड़ा सीट पर हम चुनाव जीत रहे हैं तो और सीटों की तो बात छोड़ दीजिए। ये जो हम लोगों का चुनाव है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा लगातार अन्यायपूर्ण काम करने के विरोध में हम लोग मैदान में। और भारत समाचार की स्क्रीन पर आपको इस वक्त संवाददाता दिख रहे हैं। 3 संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और संत कबीर नगर से हमारे साथ विनोद भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि गोरखपुर में चूंकि 5 घंटे हो गए मताधिकार करते लोगों को, लोग किस मुद्दे को मान रहे हैं कि जिससे वो अपने विधायक को चुने? आपने कई लोगों से बातचीत की है, वो जरा आप बताइए, उस समीकरण को बताइए। देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, 5 घंटे गुजर चुके हैं। हालांकि 11 बजे तक का जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके मुताबिक 21.8% मतदान हो चुका है। ये पिछली बार के आंकड़े तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन गोरखपुर सदर की जहां तक बात की जाए, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कंटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, उन्होंने 7 बजे इसी सेंटर पर, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर उन्होंने मतदान किया है। इसके अलावा आसपास के जो कई और सेंटर्स हैं, जहां पोलिंग सेंटर्स हैं, वहां पर हम होके हम आए हैं। ये बात सही है कि गोरखपुर में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, या फिर यूं फिर कहें कि गोरखपुर की जो बदलाव हुआ है पिछले 5 सालों में, वो एक बड़ा विषय रहा है। लोगों ने इस बात की तारीफ की है खुले मन से कि एक मुख्यमंत्री जिस शहर से बनता है उस शहर की तस्वीर बदलती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सड़कों का विकास हुआ है, फ्लाईओवर्स बने हैं, चौराहे इंटीग्रेटेड सिस्टम से जुड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि मंदिर जो है, गोरखनाथ पीठ है, उसका एक प्रभाव है, सिर्फ गोरखपुर सदर सीट पे नहीं है, आसपास की 40 विधानसभा सीटों पर है, तो उसका भी असर दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से दमखम विपक्षी पार्टियों ने दिखाया था, वो भी एक विषय है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाराज भी हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो अप्रिशिएट कर रहा है। और कम से कम गोरखपुर सदर सीट पर बीजेपी को उतनी समस्या होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी बीजेपी को, शिवांगी, कोई समस्या होती हुई यहां पर दिख नहीं रही। और एक चीज अभिषेक ने यह भी कहा है कि ओवरऑल अगर देखें तो लोग विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर यहां पर मताधिकार हो रहा है। मनीष भी हमारे साथ हैं। मनीष, देवरिया का समीकरण क्या कहता है इन 5 घंटों में? जी देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवरिया का जो समीकरण है, सुबह के टाइम पे हर बूथों पे काफ़ी भीड़ दिखाई दिया और लोग अपने मतों का प्रयोग करते दिखाई दिए। लेकिन जो ही तकरीबन 11 बजे से लेकर अभी तक का जो समय हो रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो है बूथों पर संख्याएं अब कम हो रही हैं। कहीं ना कहीं 19.68% जो मतदान हुए हैं देवरिया जनपद में, तो कहीं ना कहीं आंकड़े बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बूथ है, देखिए बरहज विधानसभा क्षेत्र का बूथ है, तेनुआ चौबे, तो देखिए किस तरह से अभी भी खाली पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मेरे पीछे कुछ लोग और भी खड़े हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये लोग देखिए किस मुद्दे पर ये लोग, मैं बात कर सकता हूँ कि ये लोग किस मुद्दे पर यहाँ पे इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो बरहज विधानसभा मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ से भाजपा के विधायक रहे सुरेश तिवारी, उनका टिकट काट करके यहाँ पे एक साका मिश्रा जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं, उनको टिकट भाजपा ने दिया है। लेकिन यहाँ से जो सपा के हैं मुरली मनोहर जायसवाल, जो मैं आपको बताऊं कि जो NRHM घोटाले के जो सबसे बड़े आरोपी थे, उनके पुत्र हैं ये। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखिए जो साका मिश्रा है, ये कहीं ना कहीं युवाओं के दिलों में राज करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो भाजपा की बढ़त बताई जा रही है। लेकिन कुछ हमारे साथ युवा हैं, मैं इनसे बात करके मैं आपको बताता हूं कि क्या स्थिति है।
भाई साहब, मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं कि जो यहाँ मतदान हो रहा है, 1991 से आज तक का सारा रिकॉर्ड इस बूथ पर टूट चुका है। यहाँ बीजेपी 80% वोट पाएगी। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर से लोगों का कहना है कि जो यहाँ भाजपा की लगातार बढ़त हो रही है और कहीं ना कहीं युवाओं के दिल में जो राज करने वाले हैं साका मिश्रा यहाँ जो बरहज विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बढ़त है। लेकिन जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हो रहे हैं विधानसभाओं में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मुश्किलें खड़ी कर सकती है। लेकिन अभी जो समय 6 बजे तक बचे हुए हैं, हो सकता है कि दिन का टाइम है, लोग अपने घरों में हैं, लेकिन 2 बजे के बाद ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो है मतदान प्रतिशत बढ़ेंगे। जी राहुल जी बिल्कुल। देखिए मनीष, वहां पर प्रत्याशी तो कहेंगे कि उनकी पार्टी जीतेगी, 6 सीटें तो जीती भी थी, 17 में एक सपा ने जीती थी, लेकिन इस बार संत कबीर नगर में वोटिंग % अगर हम देखें तो अभी 11 बजे तक का वो 19 के आसपास है वहां पर विनोद, और अब तो 20 के पास पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या बता रहा है वहां का मतदान प्रतिशत? ये जी शिवानी जी, आपको बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर जिले में 3 विधानसभा हैं। 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार बीजेपी के कोई भी विधायक, तीनों विधायक को उसे टिकट नहीं मिला है। और एक जो खलीलाबाद से विधायक थे जय चौबे, अब वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और यहाँ काफी टक्कर की लड़ाई देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गीय भालचंद यादव जो थे पूर्व सांसद, उनके बेटे सुबोध यादव यहाँ से चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं और आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह एक हफ्ता यहाँ पे कैंप किए थे, तो यहाँ 3 कोड़ी लड़ाई है बसपा सपा भाजपा में। जी शिवानी जी। और बिल्कुल देखिए राहुल, आपने सुना किस तरीके से वहां पर भाजपा जो है तीनों सीटों को एक बार फिर से जीतने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर कांटे का मुकाबला सपा और बीजेपी में बताया भी जा रहा है। लेकिन यहाँ की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की, उसमें से एक है खलीलाबाद और धनकटा। यहाँ पर बीजेपी पहली बार जीती इस सीट पर। तो ऐसे में अब देखिए बहुत कुछ बदल चुका है। विनोद ने एक चीज और कही। हाँ। उन्होंने कहा कि उनके जिले में जो मुकाबला है वो त्रिकोणी है, यानी 3 दलों के बीच है, 2 दलों के बीच नहीं। आमतौर पर आपने इस चुनाव को देखा होगा तो 2 ध्रुवी है, बाइपोलर इलेक्शन दिख रहा है, लेकिन कुछ जिलों में ये लड़ाई 3 लोगों के बीच भी है, त्रिकोणी भी है। अभिषेक लगातार हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, वहां से सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभिषेक ने बताया कि सिर्फ यही इसी विधानसभा की नहीं, आप गोरखपुर सदर की बात मत कीजिए, मंदिर का जो प्रभाव है वो 40 विधानसभा सीटों तक जाता है। तो लगभग तो अभिषेक अगर देखिएगा तो इस चरण की कई जिले उसमें आ जाएंगे। देखिए बीजेपी को तो यही लगता है कि इसका लाभ उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि 2018 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बतौर सांसद यहाँ से इस्तीफा दिया था, उपचुनाव हुआ था और बीजेपी हार गई थी। ये याद रखने वाली बात है। तो ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना कि बहुत आसान होगा, लेकिन ये बात सही है कि प्रभाव है। और 5 साल की सरकार के बाद अगर कुछ नाराजगी भी है तो इस क्षेत्र में कई विकास के भी काम हुए हैं, वो भी लोग यहाँ पर याद रखे हैं। खासतौर पर गोरखपुर सदर की अगर बात करें, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे तो उतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन और भी जो विधानसभा है, 9 विधानसभा लगती हैं गोरखपुर में, हर जगह के समीकरण अलग हैं। निषाद पार्टी अलायंस में बीजेपी के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने बहुत शानदार तरीके से अपने प्रत्याशियों का चयन किया। यानी गोरखपुर सदर की अगर बात कर ली जाए तो उपेंद्र दत्त तिवारी जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी को ही, कि बीजेपी के यहाँ के मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी पत्नी को ही उन्होंने टिकट दे दिया है। इसी तरह हर सीट पर उन्होंने प्रत्याशियों का चयन इस तरह किया है जो एक बेहतर विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी समाजवादी पार्टी की जो टैक्टिकल अलायंस के साथ जो उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा, बीजेपी के जो तमाम अलायंस के और निषाद पार्टी है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा, तो एक मजेदार कंटेस्ट यहाँ पर, मजेदार चुनाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खुद अपने लिए बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पर नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी सीटों पर लड़ाई है, बिल्कुल दिख रही है, लड़ाई दिख रही है। 2018 बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा के उपचुनाव में हार भी हो चुकी है यहाँ पर बीजेपी की। लेकिन ये भी सही है कि 5 साल की सरकार में मुख्यमंत्री जिस शहर से होता है, बहुत से विकास के काम होते हैं और उसका लाभ वहां के लोगों को जरूर मिलता है। और जो हार के प्रमुख जिम्मेदारों में थे या कारक थे, वो तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। अभिषेक, आप भी भली बात जानते हैं। मनीष, मैं अगर ओवरऑल सभी विधानसभा सीटों की बात करूं आपके यहाँ देवरिया की,
तो वहां भी क्या लड़ाई बाइपोलर है या दो लोगों के बीच में है, या यहां भी संत कबीर नगर की तरह ही कुछ सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है? जी देखिए राहुल, मैं आपको बताऊं कि देवरिया के जो हैं कुल 7 विधानसभा लगते हैं देवरिया में, और यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो लगातार जो है विधानसभा जो है यहाँ पे देखा जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई कई कई जगहों में है और कई जगह तो लगातार लड़ाई दिखाई दे रही है। मैं आपको ये बताते चलूं कि देवरिया ये त्रिकोणी कहाँ है, किन किन सीटों पर, जरा क्लियर करते जाइए। जो भाजपा से इस समय चुनाव मैदान में है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे दर्शक सुन रहे हैं, तो किन किन विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है, दिलचस्प, जरा वो भी बताते जाइए, आप ब्रीफ करते जाइए। जी राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जो सपा के कैंडिडेट हैं, वहीं से भाजपा कैंडिडेट जो मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, ये दोनों लोग मैदान में हैं। और तीसरे मैं बता दूं आपको, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली हैं, उनके पुत्र जो है वहां से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वहाँ जो क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और शाकिर अली के पुत्र जो हैं वहाँ से चुनाव मैदान में है, तो कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वहाँ त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। मैं बात करता हूँ भाटपा रानी विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ सपा और भाजपा में ही सीधी लड़ाई है, लेकिन वहां से लगातार सिटिंग विधायक रहे आशुतोष उपाध्याय इस समय फिर सपा से जो कहा जाए तो भाजपा के समय में भी उन्होंने मात्र एक जो यहां से सपा की सीट जीत हासिल की थी और 6 भाजपा के में गई थी। फिर इस बार जो है तीसरी बार मैदान में है आशुतोष उपाध्याय और चुनाव मैदान में है, लेकिन वहां से भाजपा के कैंडिडेट है सभा कुंवर, वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है दोनों में टक्कर दिखाई दे रही है। मैं बात करता हूँ सलेमपुर विधानसभा की, तो वहाँ पे जो है वहाँ भी सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है। और मैं बरहज विधानसभा की बात करूं तो बरहज विधानसभा में भी सपा और भाजपा की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। आपको मैं लेके चलता हूं रामपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो रामपुर कारखाना का विधानसभा क्षेत्र है, वहां त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रही है। वहां से विधायिका है जो गाजाला लारी, जो सपा से विधायिका है, वहां से एक युवा चेहरा भाजपा ने उतारा है सुरेंद्र चौरसिया को, तो वही जो एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में 2 बार चुनाव लड़ चुके थे और इस बार जो है बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। गिरजेश शाही उनकी पत्नी है पुष्पा शाही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे विधानसभा की समीकरण उन्होंने बदल दिया है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि वहां से जो है त्रिकोणीय लड़ाई है। मैं बात करता हूं आपको जो लास्ट विधानसभा है रुद्रपुर विधानसभा, वहां देखा जाए तो वहां पे मंत्री हैं जयप्रकाश निषाद, उनकी भी इज्जत प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगी हुई है। कारण कि वहां से राम भुआल निषाद जो पूर्व मंत्री हैं सपा के, वो भी चुनाव मैदान में है, लेकिन जयप्रकाश निषाद जो है लेकिन वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन 2 निषादों के आ जाने से ये मैं आपको बताते चलूं कि वहां के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो लगातार चुनाव मैदान में हो, तो कहीं ना उनकी भी बढ़त दिखाई दे रही है। तो ये भी माना जा सकता है कि वहां भी त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन वहीं से बागी बरहज के विधायक रहे सुरेश तिवारी, इस समय बागी होकर बसपा से टिकट लेकर के वहां से चुनाव। बिल्कुल मनीष, लगभग 7 विधानसभा सीटों में 3 ऐसी सीटें हैं जो मनीष ने बताया बकायदा कि यहां पर शिवांगी त्रिकोणीय लड़ाई है, 7 में से 3 सीटों पर। बिल्कुल, और देखिए हमारे सहयोगी राशिद फारूकी भी जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से, अब सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं। राशिद, वहां पर अभी तक आपने देखा जो जनता पहुंची है आज वोट करने के लिए, क्या मन में उनके था, क्या उन्होंने आपसे बातें आज साझा की हैं वोट देने से पहले और देने के बाद भी? शिवानी, आपको बता दो सबसे पहले तो ये यहाँ पे 5 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, 56 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। इसी के लेकर के जो मतदाता हैं उनके दिन में जिस तरह से हमने बात की मतदाताओं से, वो खुलकर तो कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, हम बेरोजगारी और ज्यादातर लोकल मुद्दों पे बात हो रही थी कि यहाँ पे सड़क नहीं है, रोजगार नहीं, यहाँ के लोग पलायन करके मुंबई दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी नेता अब तक जितने भी नेता यहाँ पे हुए, किसी ने रोजगार के बारे में नहीं सोचा है। शिवानी जी बिल्कुल, देखिए रोजगार का मुद्दा आपने राशि बताया, उस पर किसी ने यहाँ पर बात नहीं की। कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। शिवन, यहाँ पे टक्कर की बात करें तो ज्यादातर सीटों पे सपा और भाजपा की ही टक्कर है, लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं डुमरिया के विधानसभा, यहाँ पे 3 दिन एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे इन्होंने सभाएं की हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ लोगों से बूथों पे बात की, लेकिन उनका साफ यही कहना था कि हम इस बार सत्ता बदलना चाहते हैं, हम इससे परेशान हो गए हैं। जो किसान है वो परेशान है कि हम खेत में जो
आवारा पशु हैं उनको लेकर के इस तरह से काफी परेशानी बता रहे हैं वो। और इस तरह से जैसे यहाँ पे सड़कों को लेकर के भी, खासकर डुमरियागंज की हम बात करें चलिए तो राशिद, मैं आपके पास डुमरियागंज में वापस आऊंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लगातार देखिए तस्वीरें हम साफ करते जा रहे हैं दर्शकों के सामने कि कहां पर कितने वोट प्रतिशत देखे गए हैं। और अब देखिए